तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड, और अब हम बात करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी बात करेंगे, और इसके लिए आपको जो है कुछ आगे की बातें जो सर्कुलर मोशन में आप पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहां पर आप देखिए तो कुछ आगे की बातें हैं, जरा सीख लीजिए। जैसे कोई सर्कुलर मोशन होता है, आने वाले समय में आप प्रोजेक्टाइल मोशन के जस्ट बाद यही चैप्टर पढ़ोगे, तो एक सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो जब हम सर्कुलर मोशन की स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होती है और हमेशा सेंटर की तरफ काम करने वाला एक एक्सीलरेशन होता है, ये वेलोसिटी है, और सेंटर की तरफ काम करने वाला एक्सीलरेशन होगा। बिना इसके सर्कुलर मोशन हो नहीं सकता। यानी कि जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो हर समय, जैसे अब यहां से यहां पहुंचे तो वेलोसिटी होगी और सेंटर की तरफ काम करने वाला एक्सीलरेशन होगा। यहां पहुंचे तो वेलोसिटी होगी और सेंटर की तरफ काम करने वाला एक्सीलरेशन होगा। ये वेलोसिटी होगी और सेंटर की तरफ काम करने वाला एक्सीलरेशन होगा। तो आपको ये जानना है कि सर्कुलर मोशन बिना इसके हो ही नहीं सकता, कि जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो एक वेलोसिटी होगी जो कि टेंजेंशियल होगी, ये देखिए टेंजेंट बनाते होगी, और सेंटर की तरफ काम करने वाला एक्सीलरेशन होगा, और ये हमेशा एक दूसरे से कितने डिग्री पर होंगे? 90 डिग्री पर होंगे। तो ये सेंटर की तरफ काम करने वाला जो एक्सीलरेशन है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्लास 9th में थोड़ा सा आपने इसको किया है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड, it is always directed towards center of circular path। सर्कुलर पाथ ये है आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का जो थोड़ा बहुत आपको यहां पर इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए वो दे रहा है। अच्छा, अब सर्कुलर मोशन होगा तो जो ये सर्कल बनता है उसकी अपनी रेडियस होती है। तो मान लेते हैं कि हमारे इस सर्कल की रेडियस आर है, स्मॉल आर है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का जो फार्मूला है वहां पर आप डिराइव करोगे, बट यहां केवल इंफॉर्मेशन दी जा रही है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ए बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर में जो वी है वो उस पॉइंट पर, उस जगह पर स्पीड है, वेलोसिटी है। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अगर हमें सर्कुलर मोशन मिल रहा है या अगर सर्कुलर मोशन के सर्कमटेंसेस बन रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। अगर सर्कुलर मोशन की सिचुएशंस बन रही हैं, सर्कुलर मोशन अगर क्रिएट होने वाला है, तो ये तभी हो पाएगा जब वहां पर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन आपस में कैसे हो, 90 डिग्री पर हो। और जब ये सर्कुलर मोशन क्रिएट होता है तो उस समय जो ये वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल होती है और एक्सीलरेशन कैसा होता है, सेंटर की तरह। क्लियर है ये बात? तो हेडिंग डालिए और इसको जरा कॉपी करिए। क्या सीखा आपने? आपने ये सीखा कि सर्कुलर मोशन होने के लिए हमारे पास में वेलोसिटी होगी और हमारे पास में एक्सीलरेशन होगा, और उनके बीच में जो एंगल है वो कितना होगा, 90 डिग्री। और इस वाले एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा सेंटर की ओर होती है, और इसीलिए इस एक्सीलरेशन को कहते हैं सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल। और ये वाली जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट की तरफ होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का जो ये फार्मूला आया है वी स्क्वायर बाई आर, तो याद रखना, ध्यान देना
ये जो v है ना वो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी उसका स्क्वायर, और नीचे ये r फॉर रेडियस, जो रास्ता सर्कुलर वाला उसका रेडियस। तो ये आपने सीख लिया है। इसमें कहीं कुछ हमसे पूछना हो तो बताइए, कुछ भी दिमाग में बात आ रहा हो तो बताइए, ठीक है। अब हमने एक प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड वाला दिखाया। यह है प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम द ग्राउंड। ये ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल मोशन, इसकी अपनी जो स्पीड है प्रोजेक्शन वाली वो u है, ये प्रोजेक्शन वाली स्पीड इसकी u है, और ग्राउंड से जो प्रोजेक्शन एंगल है वो थीटा है, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पर जो काम करने वाला एक्सीलरेशन है तो वो ग्रेविटी है, वो हमेशा नीचे की तरफ काम करता है, नीचे की तरफ काम करता है, ठीक है। ये बात हमने एक रेफरेंस लाइन बनाई है और जो वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर, ध्यान देना, ये हमारी वेलोसिटी है और ये एक ऐसी लाइन हमने बनाई है जो वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर है। तो ये वाला एंगल कितना आएगा? थीटा आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि ये कितना आएगा? 90 माइनस थीटा, और ये जो ग्रेविटी का एक्सीलरेशन है वो यहां से 90 डिग्री पर, तो ये वाला एंगल क्या आएगा? थीटा। तो अब ध्यान से समझना, और जितना फोकस करना है केवल उतने पे ही फोकस करना। हमने इस जी के कंपोनेंट करे, तो एक कंपोनेंट जी का इधर गया, ये कंपोनेंट देखो, ये है जी कॉस थीटा, ठीक है। अब मैं इसको जरा बाहर निकाल लेता हूं। देखो यहां पर O पर एक वेलोसिटी है और वो u है, और एक एक्सीलरेशन है जी कॉस थीटा, जी कॉस थीटा, और इनके बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री का। तो अभी तुम सीख के आए हो कि एक्सीलरेशन वेलोसिटी अगर 90 डिग्री पर होंगे तो क्या बनता है? सर्कुलर पाथ बनता है। यहां पर सर्कुलर पाथ बन नहीं पाएगा क्योंकि ये जी कॉस थीटा के साथ अभी एक और भी जी है ना, रिजल्टेंट पाथ तो पैराबोलिक ही होगा। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाएं, केवल इस वेलोसिटी को ध्यान में रखें और इस जी कॉस थीटा, क्योंकि एक्सेलरेशन का ही कंपोनेंट है तो जी कॉस थीटा भी एक्सेलरेशन है, तो अगर हम सब कुछ भूल जाएं, केवल इस वेलोसिटी को और इस एक्सेलरेशन को अपने दिमाग में रखें, तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। यानी कि ये लोग क्या बनाना चाहते हैं? सर्कुलर मोशन बनाना चाहते हैं। अब जब सर्कुलर मोशन बनेगा तो ये जो आपका एक्सेलरेशन है जी कॉस थीटा, ये क्या बन जाएगा? सेंट्रीपिटल। तो अब आपने इमेजिनेशन में सोचना शुरू कर दिया कि अगर हम O पॉइंट के रेस्पेक्ट में सर्कल सोचने लगे तो उस बनने वाले सर्कल का क्या होगा? रेडियस होगा ना। तो अभी आपने सीखा कि भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी का स्क्वायर और अपॉन में आया रेडियस। तो यहां पर देखिए सेंटर की तरफ काम करने वाला एक्सेलरेशन क्या होगा? जी कॉस थीटा, और टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है? आपकी u है, और अपॉन में रेडियस। तो यहां से जो रेडियस आया दैट इज u स्क्वायर अपॉन में जी कॉस थीटा। ये जो तुमने रेडियस निकाला है ये उस पॉइंट O पर बनने वाले सर्कल का रेडियस है जो रियलिटी में बना नहीं है, क्योंकि आपको यह भी पता है कि सर्कुलर मोशन के लिए वो परमानेंट वाला केस होना चाहिए। जी कॉस थीटा का जो कंपोनेंट है उसको भी हम छोड़ के चल रहे हैं, लेकिन ये इमेजिनेशन में आ गया, ये डिस्कशन में आ गया
कि ये दोनों लोग मिल करके सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे और वो जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस ये होगा। तो O पॉइंट पर हमने क्या निकाल लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लिया। सीखो भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हैं, इसको हैबिट में लाना है। अब सपोज कर लो हमारा प्रोजेक्टाइल यहां पहुंचा, इस जगह पर पहुंचा, यहां पर जो वेलोसिटी थी वो v थी और हॉरिजॉन्टल से ये एंगल बीटा था और इस जगह का नाम है P। तो किसी ने चैलेंज किया कि जो P पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी जरा वो निकालो। तो P पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो। तो ध्यान देना हमको करना क्या है, हमको अपनी वेलोसिटी से 90 डिग्री पर एक रेफरेंस लाइन बना देनी है। ये देखिए ये वेलोसिटी और ये 90 डिग्री पर ये रेफरेंस लाइन है और फिर वो जो ग्रेविटी नाम का एक्सेलरेशन है वो हमेशा ही नीचे की तरफ काम करेगा, ये g। और अभी हम लोगों ने वर्किंग किया है, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। तो g के कंपोनेंट हो जाएंगे g cos बीटा, g cos बीटा नॉट थीटा, ये बीटा है। तो एक बार फिर से P पॉइंट पर जो वेलोसिटी है अलग कर लो इसको, ये हमारा पॉइंट P है, यहां पर वेलोसिटी ये है और एक्सेलरेशन जो है वो g cos बीटा है जो कि इसके साथ में 90 डिग्री पर है, यानी ये वाला एक्सेलरेशन क्या बनेगा, सेंट्रीपिटल बनेगा। तो फिर से आप अगर फार्मूला अप्लाई करोगे, ये वाला सीधा अप्लाई करते हैं, तो A इज इक्वल टू होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी यानी v स्क्वायर। और अब जो यहां पर सर्कल जैसी सिचुएशन क्रिएट होगी इमेजिनेशन में, अगर मैं उसका रेडियस p मान लूं, तो यहां पर आप देखिए एक ही जगह पर आया g cos बीटा और ये आया v स्क्वायर अपॉन में p पर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां से देखिए rp की वैल्यू आ गई v स्क्वायर अपॉन में क्या, g cos बीटा। अब एक बात आपके लिए यहां मुश्किल हो सकती है, वो कह सकता है कि भाई जो रेडियस निकाली है तो ये v पहले निकालो। तो देखो v कैसे निकलेगा उसका भी रास्ता है, ध्यान देना। अगर हम v के कंपोनेंट करें तो जो इधर कंपोनेंट जाएगा वो क्या आएगा, v cos बीटा, और इधर जो कंपोनेंट जाएगा वो क्या होता है, v sin बीटा। आपको पता है ना कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम रहता है, तो v cos बीटा इज इक्वल टू क्या, यहां का जो आएगा u sin थीटा, सॉरी u cos थीटा, इधर वाले कंपोनेंट में u cos थीटा। तो यहां पर ये v cos बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u cos थीटा। और जब भी कोई क्वेश्चन फ्रेम होगा बनेगा तो बिना u और थीटा के तो बन ही नहीं सकता, तो u और थीटा हमको क्या होंगे, दिए जाएंगे। तो यहां से हम v क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर P पॉइंट पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए तो P पॉइंट पर जो स्पीड है उसका स्क्वायर और अपॉन में g cos बीटा, जहां पर बीटा हमारी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल है। तो ये सीखना पड़ेगा, ये आपको हैबिट में लाना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी किसी भी पॉइंट पर हो, किसी भी पॉइंट पर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना चाहें तो आपको उस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी वैल्यू है ये चाहिए, और वो वेलोसिटी वैल्यू ग्राउंड के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पर है। जैसे यहां देखिए जब हमने O पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला, तो गौर करना, जब O पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला तो O पर जो वेलोसिटी थी वो u थी, तो यहां पर u स्क्वायर और अपॉन में क्या आ गया, g cos थीटा, जहां पर थीटा जो है वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल से ग्राउंड से कितना एंगल है, थीटा। जब हमने P पर निकाला, P पर जब कैलकुलेशन किया रेडियस ऑफ कर्वेचर का, तो P पर जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर अपॉन में g cos बीटा। बीटा यहां पर क्या है, बीटा हमारी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल से यानी ग्राउंड से क्या है, एंगल है। तो अगर इसी तरीके से आप आदत बनाएं और मान लेते हैं कि आपकी हैबिट बन गई है, तो एक फार्मूला यहां पे सीधे सीधे बताने की कोशिश करिएगा। ये पॉइंट M है, ध्यान देना, ये पॉइंट M है।
प्रोजेक्टाइल हमारा m पर पहुंच चुका है, तो m पॉइंट पर वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। मान लेते हैं कि m पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो v डैश है, ध्यान देना, m पॉइंट पर वेलोसिटी है v डैश, और वो जो वेलोसिटी है वो ग्राउंड से यानी हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर है, तो ग्राउंड के पैरेलल ग्राउंड ही रहता है। ये पैरेलल बनाया, मान लेते हैं ये एंगल फाई है, ऐसा सपोज कर लेते हैं ये एंगल फाई है, तो जरा डायरेक्ट फार्मूला लिखो कि m पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। m पॉइंट पर जो स्पीड होगी उसका स्क्वायर, कितनी स्पीड है m पॉइंट पर, v डैश का स्क्वायर, अपॉन में क्या लिखोगे g cos फाई। क्या आदत में ये आ जाएगा? बोर्ड पर जो चीजें करी जा रही हैं उसको समझिए और उसके बाद में उसको अपने साथ यानी कि कॉन्सेप्ट में उसको कन्वर्ट करिए। पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में कहीं पर भी अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है तो उस पॉइंट पर जो टेंजेंशियल स्पीड है उसका स्क्वायर अपॉन में g और आगे कॉस के आगे एंगल, और वो जो एंगल है वो जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है इस बात पर डिपेंड करेगा। और ये विजन है, यहां पर वो एक्चुअल सर्कुलर पाथ बनता नहीं है, लेकिन इन लोगों ने यानी कि O पॉइंट पर इन दोनों लोगों ने और P पॉइंट पर ये दोनों फिजिकल टर्म, ये सारे के सारे फिजिकल टर्म क्या कोशिश कर रहे होंगे कि अगर हमको 100% चांस मिले तो हम एक सर्कल बनाएंगे। एंड दैट इज वाई ये क्वेश्चन यहाँ पे डेवलप होता है, क्या हर एक पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना जानते हो? आंसर है यस, जानते हैं। सीख पाएंगे कि नहीं? कर लो एक क्वेश्चन जरा रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला। रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक क्वेश्चन लिखिए, लिखें इन प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड, इन प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड, in projectile motion from ground, velocity at any instant, velocity at any instant, velocity at any instant is 20 meter per second and its direction from vertical and its direction from vertical is 30 degree, is 30 degree, full stop। इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस पॉइंट, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस पॉइंट। अपनी कॉपी में भी कॉन्सेप्ट लिखो और बोर्ड पर भी हमको कॉन्सेप्ट लिखाने में हेल्प करो। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फंडा क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि r, स्मॉल r इज इक्वल टू क्या होता है? इज इक्वल टू क्या होता है? टेंजेंशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन में g cos बीटा, मान लेते हैं बीटा के टर्म में। तो यहां पर जो बीटा है वो क्या है? बीटा है एंगल फॉर्म बाय वेलोसिटी, कहां से? फ्रॉम ग्राउंड, मत भूल जाना, फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड मतलब हॉरिजॉन्टल। अब जरा अपने क्वेश्चन में थोड़ा सा फ्रेमिंग कर लो। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल जमीन से स्टार्ट होता है, ठीक है, किसी इंस्टेंट पर, तो मान लेते हैं वो इंस्टेंट ये है, तो किसी इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड है। और ये जो वेलोसिटी है वो वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है? क्वेश्चन में देखो वर्टिकल से कितना बना रही है? 30 डिग्री। तुमको कहां से चाहिए? हॉरिजॉन्टल से चाहिए। अगर वर्टिकल से 30 बना रही है तो हॉरिजॉन्टल से कितना बनाएगी?
60, यानी हमारे बीटा की वैल्यू 30 नहीं होगी, क्या होगी 60। ये ध्यान रखना। तो रेडियस का फार्मूला अप्लाई किया, टेंजेंशियल वेलोसिटी है 20 का स्क्वायर और अपॉन में जी की वैल्यू ले लिया 10 cos 60, ये हो गया 400, नीचे आ गया cos 60 कितना हाफ, यानी कि 5 कितना आ गया 80 मीटर। गॉट इट, गॉट इट। क्या आपको भी ये पता चल पा रहा था क्वेश्चन लिखते समय कि जब रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला अप्लाई करोगे तो एंगल 60 होगा, 30 नहीं होगा? ये समझ पा रहे थे आप कि आप यही 30 लिखने वाले थे? चलो रेडियस ऑफ कर्वेचर का और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। कॉन्सेप्ट यहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट कहीं नहीं जाएगा। ये रहा कॉन्सेप्ट, लिखें। प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड हैज प्रोजेक्शन स्पीड, हैज प्रोजेक्शन स्पीड, हैज प्रोजेक्शन स्पीड 20√3 मीटर पर सेकेंड, 20√3 मीटर पर सेकेंड, कॉमा प्रोजेक्शन एंगल फ्रॉम ग्राउंड, प्रोजेक्शन एंगल फ्रॉम ग्राउंड, प्रोजेक्शन एंगल फ्रॉम ग्राउंड 30 डिग्री, 30 डिग्री, फुल स्टॉप। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड एट मैक्सिमम हाइट, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये जमीन से स्टार्ट हुआ प्रोजेक्टाइल, कितनी इसकी प्रोजेक्शन स्पीड है 20√3 मीटर पर सेकेंड। हमारे अपने कॉन्सेप्ट में इसको u लिखा जाता था और जमीन से जो प्रोजेक्शन एंगल है वो यहाँ पे 30 है, हमको कॉन्सेप्ट में ये थीटा बताया गया था। तो सबसे पहले प्रोजेक्शन पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए। कॉन्सेप्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर का अभी भी बोर्ड पर है। तो प्रोजेक्शन पॉइंट को अगर हम O लिख लें तो ये प्रोजेक्शन पॉइंट हमारा हो गया O। और मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट ये है भाई, मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट को हमने M लिख दिया। तो मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर O पर भी चाहिए और M पर भी चाहिए। तो पहले हम निकालते हैं O पर। तो ये कॉन्सेप्ट है अपना, कैसे आया है लॉजिकल डिस्कशन आपके साथ किया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर O पर, टेंजेंशियल वेलोसिटी उस जगह पर कितनी है 20√3 है, होल स्क्वायर, G फॉर ग्रेविटी दैट इज 10, और बी केयरफुल अबाउट द बीटा। बीटा जो है एंगल फॉर्म बाय वेलोसिटी फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये जो वेलोसिटी है वो ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है वो है बीटा। तो यहां पे 30 डिग्री है। तो ये आ गया 20 × 20 3 × 3 और ये 10 cos 30√3/2। ये आ गया 5 2 5 जा एंड 5 4 जा। तो ऊपर आ गया 80 और 3 ठीक है। क्या सॉल्व करके आएगा 240√3 मीटर। ये O पर आ गई। अब यहां पर चाहिए M पर चाहिए, थोड़ा सा M पर आपको M पर अलर्ट रहना पड़ेगा। M पर हमें चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, मैक्सिमम हाइट। M पर रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए इज इक्वल टू, अब M पर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो क्या होती है तो आपको पता है
कि m पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो कुछ होता ही नहीं है, केवल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, यही तो वेलोसिटी होती है। और ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी। ये क्या होगा, u cos थीटा। तो यहां पर जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, u cos थीटा आएगी। अरे हम यहां पर कुछ फॉर्मेलिटी करेंगे, ये वेलोसिटी v है और फिर आप लॉजिक लेकर के आओगे ये वाली वेलोसिटी इसके इक्वल होगी, तो सीधे लिख दिया मैंने। क्लियर है ये बात क्लियर है ना, कि मैक्सिमम हाइट पर ये वाला वेलोसिटी तो होता नहीं है, केवल हॉरिजॉन्टल होता है। और किसी भी जगह पर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो हमेशा इनिशियल वाली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के इक्वल ही रहता है। तो भाई वहां पर जो वेलोसिटी है एक्चुअली u cos थीटा है। तो u की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 20√3 है, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 है। तो यहां से देखिए cos 30 की वैल्यू पुटअप करोगे √3/2, ये वाला 2 इसको 10 बना देगा, 3 और √3 मिलके 3 आ जाएंगे, कितना आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर m पर आए और m पर टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गई 30, तो 30 का स्क्वायर। अब मजा आएगा, g for 10। और ये जो वेलोसिटी है मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी है वो ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, 0 बना रही है ना, यानी बीटा की वैल्यू यहां क्या होगी। ये बात समझ पा रहे हैं ना, देखो बीटा के लिए क्या लिखा है, एंगल फॉर्म बाय वेलोसिटी फ्रॉम द ग्राउंड। और मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कैसी है, हॉरिजॉन्टल है, यानी ग्राउंड के अलोंग है, तो ग्राउंड से कितना एंगल बनाएगी, 0। तो यहां पर बीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। तो शिवम ने ये जो क्वेश्चन अपने दिमाग में डेवलप किया उसका आंसर मिल चुका है, कितना आ गया, 90 मीटर। ठीक है, गो फॉर दिस। एक क्वेश्चन और लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड हैज प्रोजेक्शन स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, प्रोजेक्शन स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, प्रोजेक्शन एंगल, प्रोजेक्शन एंगल 60 डिग्री, फुल स्टॉप। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट वेयर वेलोसिटी मेक्स एंगल 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, वेयर वेलोसिटी मेक्स एंगल 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो इस जगह पर रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, तो इसका एक डायग्राम बनाओ आप जरा, क्योंकि क्वेश्चन करने के लिए एक हल्का फुल्का रफ टाइप डायग्राम होना चाहिए। तो क्वेश्चन में प्रोजेक्टाइल चलता है, कितनी स्पीड से चलता है भाई, कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड चलता है, और प्रोजेक्शन एंगल कितना है, 60 है। कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का पता लगाइए, जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर का पता लगाइए जहां पर जो वेलोसिटी है ना, जहां पर ये जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल से कितना बनाती है, 30 बनाती है। इस जगह पर रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए। अब देखिए आपका फार्मूला है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर R इज इक्वल टू v² अपॉन में g cos बीटा, ये फंडा है आपका। v माने टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो यहां पर तो ये वेलोसिटी है ही नहीं, मतलब दी नहीं गई है, थोड़ा सा काम बढ़ गया। अब कैसे निकालें, अगर हम ऐसा सोचें कि यहां पर वेलोसिटी v है, अगर ऐसा सोचें
तो आप देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v cos 30, और हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहां पे कितना होगा, u cos 60, और अब हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होता, यानी कि ये जो v cos 30 है और जो u cos 60 है वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो v cos 30 की वैल्यू √3/2 और u की वैल्यू हमारे पास 10 है, cos 60 की वैल्यू हाफ है, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 10/√3। बोलो भाई, लीजिए v स्क्वायर आ गया 10/√3, 10/√3 होल स्क्वायर, और g यहां पर 10 है, बीटा कितना है, 30 है। ऊपर आया 100/3, नीचे आया 10, और cos 30 की वैल्यू है √3/2। कितना रिजल्ट आ गया भाई, ये आ जाएगा 10 10 जा 20, और नीचे आ जाएगा कितना, 3√3। ठीक है, और मेजरमेंट के रूल्स ये कहते हैं कि रूट वाला जो टर्म है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 20√3, नीचे 3√3 पहले से ही था, एक √3 और आ गया, तो 20√3 और नीचे क्या रह गया, 9 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हुआ, हैवी हो गया, तो बेसिक फंडा तो नहीं चेंज होगा ना, क्लियर है मेरी बात। इसको सॉल्व करो, फिर शिवम वो भी पॉइंट लेते हैं। देखो शिवम का क्या पॉइंट है, अभी जो हमने डिस्कशन किया आज की क्लास में, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का जो फार्मूला आपके सामने डेवलप किया, वो इस जोन में किया। अगर मैं इस जोन में हूं तो रिजल्ट कैसा होगा, सेम रिजल्ट आएगा, देखेंगे अभी। रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिस्कशन फिर से एक बार कर लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम द ग्राउंड है, यहां से u स्पीड से प्रोजेक्टेड हुआ, थीटा डिग्री पर प्रोजेक्टेड हुआ, और अभी हमने जो है यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाली, मान लेते हैं इस जगह का नाम O है, यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाली, इस जगह का नाम P है। तो इस तरीके से हमने जो है अभी इन पॉइंट्स को लिया और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाली। फार्मूला निकल के आया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर R इज इक्वल टू होता है v स्क्वायर अपॉन में g cos बीटा। कौन क्या है, v जो है टेंजेंशियल वेलोसिटी है उस पॉइंट पर जहां पर आप बात करेंगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी एट गिवन पॉइंट, जिस पॉइंट पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए उस गिवन पॉइंट पर कितनी टेंजेंशियल वेलोसिटी है ये देखना पड़ेगा। और ये बीटा बड़ा इंटरेस्टिंग है, बीटा जो है वो एंगल है फॉर्म बाय टेंजेंशियल वेलोसिटी एट गिवन पॉइंट फ्रॉम ग्राउंड कह लो या हॉरिजॉन्टल कह लो, बात एक ही है। तो मैं कह रहा हूं ये रिजल्ट हमेशा काम करता है, चाहे आप इधर हो या उधर हो। तो इधर मैं डिस्कस करता हूं, ये यहां पर आ गई है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन करते करते यहां पर पहुंचा, इस जगह का नाम n है। n पर क्या वेलोसिटी थी, तो आंसर था कि n पर जो वेलोसिटी थी वो v थी, ये n पर वेलोसिटी v थी। भाई ये वाला फार्मूला हमने तुम्हें इस जोन में प्रूफ करके दिखा दिया, इस जोन में प्रूफ करते हैं। और ये जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल से ग्राउंड के पैरेलल भी हॉरिजॉन्टल ही होता है, ग्राउंड होता है, तो ये वाला एंगल बीटा बन रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर है, ये बात। अब आप देखिएगा ये कंपोनेंट आया, सॉरी ये वेलोसिटी हो गई, ये एक्सेलरेशन हो गया g। ठीक है, हमेशा रेफरेंस लाइन बनानी है परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। तो ये देखो रेफरेंस लाइन, ये वेलोसिटी है और इसके ये परपेंडिकुलर। अब देखिएगा ये पूरा 90 है, यहां से यहां तक 90 है। ठीक है, ये कितना आया 90 माइनस बीटा, ये कितना आया बीटा आया।
तो ये जो g का कंपोनेंट आया ये आया g cos बीटा। अलग कर लेते हैं। n पॉइंट पर जो वेलोसिटी है टेंजेंशियल की वो ये है, और जो 90 डिग्री पर काम करने वाला जो एक्सेलरेशन है वो g cos बीटा है। तो ये वेलोसिटी है, तो ये जो g cos बीटा है वो क्या बनेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बनेगा। फार्मूला होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई रेडियस। यहां पर लिखेंगे आप g cos बीटा और v फॉर टेंजेंशियल स्पीड, r देखिए सेम रिजल्ट आया, सेम रिजल्ट आया कि नहीं आया। एंड दैट इज वाई ग्राउंड वाले प्रोजेक्टाइल मोशन में अब आपको कभी भी कहीं पर भी किसी भी, क्लियर है ना ये बात, कहीं पर किसी भी पॉइंट पर अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी हो तो आप इस बेसिक फंडे को यूज करो और सारे क्वेश्चंस के आंसर आप ले सकते हैं। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक कॉन्सेप्ट तो ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट जरा देख लीजिए, जान लीजिए। है तो ये प्योर मैथमेटिकल, लेकिन बीइंग ए फिजिक्स स्टूडेंट आपको ये रिजल्ट भी जानना है। इसको तो हम प्रूफ कर पाएंगे, उसको प्रूफ करके नहीं दिखा पाएंगे। अगर किसी प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन दी जाए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला होता है 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 3/2 और d2y अपॉन dx2। थिंक इट, इस रिजल्ट के बारे में सोचना कब है, थिंक इट जब ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन गिवन हो, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन गिवन हो। अब बात को समझो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये हमेशा काम करेगा, चाहे तुम्हारे वो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन पैराबोला वाली हो तब भी ये काम करेगा, चाहे तुम्हारी ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन जिगजैग वाली हो तब भी ये काम करेगा, चाहे तुम्हारी ट्रेजेक्ट्री इलिप्स वाली हो तब भी ये फार्मूला काम करेगा, चाहे तुम्हारी ट्रेजेक्ट्री जो है किसी भी तरीके की हो ये फार्मूला काम करेगा। लेकिन जो ये रिजल्ट है वो केवल कब काम करेगा, जब पैराबोला हो जमीन से, जो प्रोजेक्टाइल जमीन से फेंका गया है। तो मैथ में जो मैथ स्टूडेंट होते हैं वो इस रिजल्ट को कैलकुलस में पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो आगे आएगा। लेकिन मैं छोटा सा एक एप्लीकेशन करके दिखाता हूं, ध्यान देना भाई, एक एप्लीकेशन करके दिखाता हूं कि मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर इस फार्मूले से भी निकालूंगा और मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर इस फार्मूले से भी निकालूंगा, दोनों से निकाल के दिखाऊंगा और दोनों से आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा। तो कौन सा पॉइंट लिया जाए, चलिए ये जमीन वाले प्रोजेक्टाइल की बात कर लेते हैं। यहां से ये प्रोजेक्टाइल चला, u स्पीड से चला और ये थीटा डिग्री पर है। इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को मैंने O लिखा था। यहां पर ये G फॉर ग्रेविटी काम कर रहा है। पहले मैं इस फार्मूले से आपको निकाल के दिखाता हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर कि O पर कितनी होगी। तो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर रेफरेंस लाइन बनाया करो। कई बार चूंकि डिस्कशन हो चुका है तो ये कितना आ जाएगा, थीटा, ये क्या हो जाएगा, G कॉस थीटा। ठीक है, तो अब O पर जब रेडियस निकालेंगे इस फार्मूले से तो RO इज इक्वल टू हो जाएगा उस जगह पर स्पीड, तो वहां पर u स्पीड है, u स्क्वायर लिखा, अपॉन में G फॉर G, और ये बीटा, बीटा बड़े काम का है तो इस जगह पर वो क्या चल रहा है, थीटा। तो इस फार्मूले का यूज करके जब हमने O पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाली है तो क्या निकल के आया, u स्क्वायर अपॉन G कॉस थीटा। सही है। अच्छा, संबंध से कि ये जो प्रोजेक्टाइल आप देख रहे हो इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस का gx स्क्वायर अपॉन में 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां थोड़ा सा मुझे
मैथमेटिक्स का सपोर्ट होगा। तो जो बायो स्टूडेंट्स हैं वो एक्सेप्ट करें, क्योंकि कैलकुलस में डिफरेंशिएशन होने वाला है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर देखिए फार्मूले में dy अपॉन dx निकालना है। तो dy अपॉन dx अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, जरा बताना भाई। dy अपॉन dx x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये x का 1 हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। उधर ये g अपॉन 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा ही रहेगा, और x स्क्वायर का करेंगे कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लिया हमने, dy अपॉन dx निकाल लिया। अच्छा, जिस जगह का हमने सिलेक्शन किया है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0। तो dy अपॉन dx हमें चाहिए O फॉर 0 0 पर चाहिए। तो जहां पर x है वहां 0 लिखोगे तो कितना आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। तो dy अपॉन dx तो tan थीटा आ गया, क्योंकि जिस जगह पर आप dy अपॉन dx निकालोगे उस जगह के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे और वहां पे आप कोऑर्डिनेट लिखोगे। बायो स्टूडेंट्स, dy अपॉन dx जब निकल गया है तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो तो वो d2y अपॉन dx2 हो जाएगा। तो मैंने एक बार डिफ्रेंशिएशन और कर लिया। और थोड़ा सा बायो स्टूडेंट्स इस बात को भी समझें कि डिफरेंशिएशन में अगर ddx दो बार आए तो इसको ऑर्डिनरी वे में ऐसे लिखते नहीं है, d2 d स्क्वायर x ऐसे नहीं लिखते हैं। अगर ddx दो बार आए तो इसको ऐसे लिखते हैं, d2 अपॉन dx2 ऐसे लिखते हैं। ध्यान देना भाई, हमने इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट किया तो लेफ्ट में ddx आया और ये dy अपॉन dx आया। इधर तो x है नहीं, इधर तो x है नहीं, और तो अगर x नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0। ये 0 हो गया भाई। माइनस ये देखिए g अपॉन 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 2 है और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो ये आ गया d2y अपॉन dx2। कितना आ गया भाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया और आ गया माइनस का g अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आया। अब हमें चाहिए इस जगह पर, तो d2y अपॉन dx2 0 0 पर चाहिए। इस पूरे रिजल्ट में कहीं x है ही नहीं, y है ही नहीं, तो ये आ गया u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बात पक्का। अब आगे ध्यान देना, फार्मूला अप्लाई करते हैं। r इज इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx की वैल्यू O फॉर ओरिजिन पर, जिसको कि मैंने अपने प्रोजेक्टाइल मोशन का इनिशियल पॉइंट लिया है, वो tan थीटा है। तो यहां पर रखोगे तो आएगा tan स्क्वायर थीटा। बोलो भाई, dy अपॉन dx की वैल्यू tan थीटा स्क्वायर लगा तो tan स्क्वायर थीटा हो गया। tan स्क्वायर थीटा होल पावर कितनी है, 3/2, और ये आया है माइनस का g अपॉन में u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा पर 3/2 पावर, सेक स्क्वायर थीटा पर 3/2 पावर, तो क्या बनेगा, सेक क्यूब थीटा। तो ये आ गया सेक क्यूब थीटा, और ये माइनस g और u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप देखिए सेक का उल्टा क्या होता है भाई, देखो यहां से क्या बचेगा, सेक क्यूब थीटा, और सब कुछ कट करने के बाद देखो क्या बच रहा है, u स्क्वायर अपॉन g कॉस थीटा बच रहा है। देखो यही आ गया। अब वो जो नेगेटिव आया है, तो जो कैलकुलस में ये जो फार्मूला होता है तो इसमें
स्लोप की बातें होती हैं, तो वो जो नेगेटिव है वो उसी का पार्ट है। बट आप इस बात को एक्सेप्ट करो कि जो रिजल्ट आपके इससे आ रहा था वही उससे भी आ गया, आया ना। फिर से मैं बात कर लूं, फिर से मैं बता दूं, ये जो रिजल्ट है ना ये हमेशा काम करेगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट जो है टेढ़े मेढ़े रास्ते पर जा रहा है जिगजैग वाले, तो ये तब भी काम करेगा, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि ये रिजल्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर का तब लगाइए जब ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन गिवन हो। और ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन तो कहीं पर भी हो सकती है, अकेले पैराबोला में थोड़ी ना हो सकती है। तो ये हमेशा के लिए है। और ये आपका जब आपका ग्राउंड वाला प्रोजेक्टाइल तो बड़े काम का रिजल्ट है। समझा इस बात को? कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने में केवल आप इतना काम करिए बस, ये देखिए, दिस इज द फाइनल। ये एक बार और इसको लिख लो, एक साथ आएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम द ग्राउंड। अब हम खत्म कर रहे हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम द ग्राउंड, एक कॉन्सेप्ट ये है, इसके कई सारे क्वेश्चंस किए हैं और एक रिजल्ट ये है। जो बाद का रिजल्ट है वो हमेशा काम आता है। कैलकुलस में, मैथमेटिक्स में आप इसको प्रूफ करोगे, क्योंकि ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन तो कहीं भी किसी के पास भी हो सकती है।